हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट में। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत इतिहास के गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। गुप्त वंश के बारे में हम 60 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा, क्वेश्चन तो थोड़ा ज़्यादा हैं 60, लेकिन ये 60 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो गुप्त वंश से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी घटोत्कच, सी श्रीगुप्त या फिर डी समुद्रगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य की अगर बात करें तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए महाराजा धीराज, बी महाराज, सी विक्रमादित्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात श्रीगुप्त की हो रही है, तो श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ऑप्शन नंबर बी महाराज। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 3, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर डी स्कंदगुप्त। तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी हुआ ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया? ऑप्शन है ए कुमार देवी, बी दत्ता देवी, सी शुभद्रांगी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जिस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए कुमार देवी। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? ए महाराजा धीराज, बी महाराज, सी विक्रमादित्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए महाराजा धीराज। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? ए स्कंदगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना आपका ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 7, किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन व व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण है? ए महरौली लौह स्तंभ, बी प्रयाग प्रशस्ति, सी जूनागढ़ अभिलेख या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त के जीवनी एवं व्यक्तित्व का विस्तृत हमें मिलता है ऑप्शन नंबर बी प्रयाग प्रशस्ति में। क्वेश्चन नंबर 8, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण किया था? ऑप्शन ए हरिसेन, बी विष्णु शर्मा, सी अमर सेन या फिर डी चंद्र गोविंद। तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ए हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 9, किस गुप्त शासक को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता था? ए समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी श्रीगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 10, किस गुप्त शासक को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा है? ए स्कंदगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो वो जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है वो गुप्त शासक हैं आपके ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेघ यज्ञ किया गया तथा अश्वमेघ कर्ता की उपाधि भी धारण की थी? ऑप्शन है ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर डी स्कंदगुप्त। तो जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया और अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण किए वो है आपके ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? ए महाराजा धीराज, बी महाराज, सी कविराज या फिर डी विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य उपाधि धारण की गई। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? ए उज्जैनी, बी थानेश्वर, सी पाटलिपुत्र या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी की अगर बात करें तो वो कहाँ पर था? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी?
पहली तो पाटलिपुत्र में थी, तो दूसरी कहाँ थी? ऑप्शन है ए उज्जैनी, बी पाटलिपुत्र, सी थानेश्वर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो उनकी दूसरी राजधानी थी आपकी ऑप्शन नंबर ए उज्जैनी। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति कौन था? ए अमरसेन, बी वीरसेन, सी अम्रकारदेव या फिर डी विष्णु शर्मा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति था आपका ऑप्शन नंबर सी अम्रकारदेव। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? ए स्कंदगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी कुमारगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना आपका ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? क्वेश्चन नंबर 17 है, ए महेंद्रादित्य, बी विक्रमादित्य, सी महाराजाधिराज या फिर डी महाराज। तो कुमारगुप्त के द्वारा ऑप्शन नंबर ए महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई। क्वेश्चन नंबर 18, कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? ए विष्णु, बी शिव, सी कार्तिकेय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कुमारगुप्त जिस देवता का उपासक थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी कार्तिकेय। क्वेश्चन नंबर 19, कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या फिर डी घटोत्कच। तो कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना आपके ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20, हुनों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? ए महेंद्रादित्य, बी विक्रमादित्य, सी महाराजाधिराज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हुनों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 21, स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनरुद्धार करवाया था? उसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया था और उस झील पर उन्होंने एक बांध का भी निर्माण करवाया था और ये मैंने कल के वीडियो में बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए या फिर आप सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, आप कमेंट बॉक्स में देखकर इसका आंसर ज़रूर बताइए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो श्रीगुप्त तो गुप्त वंश के संस्थापक थे, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 23, स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर डी पुरुगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो पुरुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, बी प्रजातंत्रात्मक, सी राजतंत्रात्मक व प्रजातंत्रात्मक दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी आपकी ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? ए जिला, बी ग्राम, सी नगर, डी साम्राज्य। तो गुप्तकालीन शासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी आपके ऑप्शन नंबर बी ग्राम। ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? ए उद्योग कर, बी व्यापार कर, सी भूमि कर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राजकीय आय का जो सबसे प्रमुख स्रोत था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? कृषि उद्योग, वस्त्र उद्योग, व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग की बात करें तो वो थे आपका वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ए कार्तिकेय, बी शिव, सी विष्णु, डी इंद्र। तो गुप्त काल में अगर सबसे लोकप्रिय देवता की बात करें तो वो थे आपके विष्णु, ऑप्शन नंबर सी
विष्णु सबसे लोकप्रिय देवता थे। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, व्यापार एवं उद्योग, कला एवं शिक्षा, युद्ध एवं उन्नति। तो गुप्त काल अपने कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? मिथिला एवं कलिंग, मथुरा व सारनाथ, वैशाली व पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र व उज्जैनी। तो गुप्त काल में कला के जो प्रमुख दो केंद्र थे वो थे आपके मथुरा व सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी, मथुरा व सारनाथ कला के दो प्रमुख केंद्र माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि पता है गुप्तकालीन चित्रकला एवं स्थापत्य कला के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था इसके लिए, तो इसका अगर सबसे अच्छा उदाहरण की बात करें तो वो कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन है ए, अजंता एवं बाघ की गुफा मध्य प्रदेश, भिठारी स्तंभ अभिलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश, प्रयाग प्रशस्ति, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अजंता एवं बाघ की गुफा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, किस गुप्त शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर डी घटोत्कच। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। वैसे भी आपको पता होगा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल इसीलिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु के चलाए? गुप्त शासकों द्वारा जो मुद्रा चलाया गया वो किस धातु का था? ए ताम्र, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी सीसे। तो सबसे ज़्यादा जो मुद्रा थी वो थी आपकी स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण की मुद्रा सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 है ये। ए चंद्रगुप्त द्वितीय को, बी श्रीगुप्त को, सी कुमारगुप्त को, या फिर डी चंद्रगुप्त प्रथम को। तो गुप्त मुद्रा का जन्मदाता के नाम से जाने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 35, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सीसे के सिक्कों का प्रचलन कराया? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी श्रीगुप्त, सी स्कंदगुप्त, या फिर डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो वो थे आपके जिन्होंने सीसे के सिक्के का प्रचलन करवाया चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो इसके राइट आंसर है आपके जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 37, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किया था? हमने स्वर्ण के सिक्के पढ़ लिए, सीसे के सिक्के पढ़ लिए, अब चांदी के सिक्के भी देख लेते हैं। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी स्कंदगुप्त, सी कुमारगुप्त, या फिर डी समुद्रगुप्त। तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के और शीशे के सिक्के दोनों किन्होंने जारी किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, महरौली लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है महरौली लौह स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र कौन थे? मथुरा व सारनाथ, मिथिला व कलिंग, सी उज्जैनी व पाटलिपुत्र, डी पाटलिपुत्र व सारनाथ। तो अगर शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र की बात करें तो गुप्त काल में वो थे उज्जैनी व पाटलिपुत्र, ये दोनों शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 40, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन थे? ये तो आप सबको पता होगा, तक्षशिला व नालंदा, ये दोनों गुप्त काल के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में
संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में पूछ रहा है। ए कालिदास, बी नारायण पंडित, सी विष्णु शर्मा या फिर डी अमर सिंह। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा के जो विद्वान थे वो थे आपके कालिदास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है? मेघदूतम को, निघंटु को, नवीनतकम को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत साहित्य के अगर सर्वोत्तम गीत काव्य की बात करें तो वो है आपका मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 43, गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किन्हें माना जाता है? ये तो आप सबको पता होगा ही, फिर भी आइए देख लेते हैं। ए विष्णु शर्मा को, वी आर्यभट्ट को, सी चाणक्य को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ की बात करें तो वो है आपके आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? विष्णु शर्मा को, बी नारायण पंडित को, सी आर्यभट्ट को या फिर डी कालिदास को। तो भारतीय ज्योतिष के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। 45 नंबर क्वेश्चन, वियोग श्रृंगार के उत्कृष्ट रचना मेघदूतम के रचनाकार कौन है? ए कालिदास, वी विष्णु शर्मा, सी अमर सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी नारायण पंडित। तो मेघदूतम के रचनाकार हैं आपके कालिदास जी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश के रचनाकार कौन है? कालिदास, नारायण पंडित, सी अमर सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ जो है अमरकोश उसके रचनाकार है आपके अमर सिंह। ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन, कहाँ से गुप्तकालीन व्यापारिक निगमों 274 मोहरें प्राप्त हुई हैं? गुप्तकालीन मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ए नालंदा, बी वैशाली, सी गाजीपुर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वैशाली, बिहार। यहाँ से गुप्तकालीन व्यापार के 274 मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर के नहीं होगा, 274 मोहरें है, 274 मोहरें की बात हो रही है। तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है? आपकी वैशाली, बिहार से। 48 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन 5 से 7 फीट ऊंची ताम्र की मूर्ति कहाँ से मिली है? ए नालंदा, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र या फिर डी उज्जैनी। तो इसका राइट आंसर होगा जहाँ से महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन ताम्र की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसका राइट आंसर है ए नालंदा। क्वेश्चन नंबर 49, पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो हितोपदेश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए कालिदास, बी विष्णु शर्मा, सी नारायण पंडित या फिर डी आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र जिसकी गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है, उसके रचनाकार कौन है? ए विष्णु शर्मा, वी नारायण पंडित, सी आर्यभट्ट या फिर डी कालिदास। तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है आपके? इसका राइट आंसर होगा ए विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 51, बस कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है भिठारी स्तंभ अभिलेख, महरौली लौह स्तंभ, जूनागढ़ अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महरौली लौह स्तंभ गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त काल को किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? संस्कृत, बी पाली, सी हिंदी, डी प्राकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 53, गुप्त संवत का प्रारंभ किस गुप्त शासक ने कब किया था? ए स्कंदगुप्त ने 330 से 331 ईस्वी, समुद्रगुप्त ने 219 से 20 ईस्वी,
चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 ईस्वी या फिर श्रीगुप्त में 330 से 31 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 54, गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है? चंद्र कोविंद, वी विष्णु शर्मा, सी कालिदास या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, चंद्र कोविंद। क्वेश्चन नंबर 55, नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचनाएं हैं? ए हरिसेन, वी भर्तृहरि, सी नारायण पंडित या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी, भर्तृहरि। इन्हीं के द्वारा नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक की रचनाएं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, नवीनतम तथा निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ है? ऑप्शन है ए धन्वंतरि, बी जीवक, सी चरक या फिर डी आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए धन्वंतरि। क्वेश्चन नंबर 57, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो कि एक प्रकांड शैव विद्वान था वो कौन था? ए अमरसेन, वी अम्रकारदेव, सी वीरसेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीरसेन। और हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 58, स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से उसके व हुनों के बीच हुए युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? ए भिठारी स्तंभ अभिलेख से, बी प्रयाग प्रशस्ति से, सी जूनागढ़ अभिलेख से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भिठारी स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 59, सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों को गणित एवं दशमलव के सिद्धांत से परिचित करवाया? ए आर्यभट्ट, वी विष्णु शर्मा, सी नारायण पंडित या फिर डी धन्वंतरि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन भी बोलिए, ये सबको पता होगा। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार किया था ऑप्शन है ए विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी आर्यभट्ट या फिर डी धन्वंतरि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर्यभट्ट। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में आपको गुप्तकालीन के कुछ मंदिरों के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। गुप्तकाल अपने कला स्थापित कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए कल के वीडियो में मैं आपको गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताओं के बारे में जानकारी दूंगी। तो प्लीज़ कल का वीडियो भी देखना ना भूलिए। साथ ही आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।